नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। 8 से 9 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं और 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। ये सब मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम ग्रुप जरूर से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ओवरऑल लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले पीडीएफ अपडेट हो जाती है, मतलब पीडीएफ आपको ये पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग बार बार ये बोलते हैं सर कि जीएस पेपर बता दीजिए, तो जब मैं न्यूज डिस्कस करता हूं उसके साथ साथ मैं जीएस पेपर भी बताता हूं और साथ साथ आपके नोट्स के रिस्पेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी बताता हूं। जल्दी जो मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूं अपनी ऐप के अंदर, वहां पे मैं डेली की बेसिस पे आपके लिए टिडबिट्स भी लेके आऊंगा प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से जीएस पेपर वाइज बना हुआ कंटेंट आपका करंट अफेयर्स का और उससे रिलेटेड जो कंटेम्प्रेरी स्टैटिक की थीम है, ये सब मैं इस कोर्स में आपके लिए लेके आने वाला हूं। ऐप में वो कोर्स लॉन्च हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, फाइनलाइज हो रही चीजें। चलिए यहां पे शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिए। करंट अफेयर्स में पहली न्यूज, भाई सीबीआई पहुंच चुकी है बहनगंगा बाजार और बालासोर रेलवे स्टेशन के पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि एक्चुअली में इस पर्टिकुलर ट्रेन इंसिडेंट में क्या हुआ। इस पर्टिकुलर ट्रेन इंसिडेंट में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग की बात उठ के आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग के रिस्पेक्ट में जल्दी ही एक शॉर्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल मैंने बात की थी गुमटी के बारे में। गुमटी बेसिकली वो बिल्डिंग्स होती हैं जो कि रेलवे लाइन के आसपास होती हैं। एक रेलवे का जो पर्टिकुलर, देखिए रेलवे की सिग्नलिंग काफी ट्रिकी है दोस्तों, ठीक है। ट्रिकी इन द सेंस कि हमें समझने में ट्रिकी रहेगी, लेकिन सेफ्टी के पर्पसेस के लिए सही होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो रेलवे का ट्रैक होता है ना, वो बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। एक ब्लॉक इतना बड़ा होता है कि वो एक ट्रेन को अकोमोडेट कर सकता है। अब मान लो इस ब्लॉक से ट्रेन इस ब्लॉक में आती है, तो इस ब्लॉक में आने के बाद जो ये पर्टिकुलर सिग्नल है वो रेड हो जाएगा। फिर ट्रेन जब अगले ब्लॉक में चली जाएगी तो यहाँ पे एक येलो आ जाएगा इस सिग्नल पे। फिर जब ट्रेन अगले ब्लॉक में चली जाएगी तो 2 येलो आ जाएंगे। तो बेसिकली येलो, ग्रीन, रेड, इन सिग्नल्स के चेंज होने के हिसाब से ट्रेन चलती रहती है और इन सिग्नल्स के बदलने में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग सिस्टम का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग सिस्टम में 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है सिग्नलिंग मतलब या तो या तो ग्रीन होगा या रेड होगा या येलो होगा। अगर रेड है मतलब ट्रेन को तुरंत रोक देना, इमरजेंसी ब्रेक मारो। अगर ग्रीन है तो भाई ट्रेन चलती रहेगी, और अगर येलो है मतलब ट्रेन को धीरे धीरे करके रुकना है। फिर एक बार येलो है या 2 बार येलो है, उससे उस पर्टिकुलर लोकोमोटर पायलट मतलब ट्रेन के पायलट को पता चलता है कि कितना धीमे रुकना है। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है वो होते हैं ट्रैकिंग सर्किट्स, जो कि ट्रैक के ऊपर लगे होते हैं। इसको वीआर रिले सर्किट्स भी बोलते हैं। ये पर्टिकुलर सर्किट्स ओवरऑल एक ट्रैक पे कोई एक ट्रेन खड़ी है या नहीं खड़ी है, प्रेजेंट है या नहीं है, ये बता देगी सिस्टम को और सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटर को। तो जैसे ये वीआर रिले सर्किट्स यहां पे सिस्टम को बताएंगे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर ट्रैक पे ट्रेन खड़ी है, तो उस ट्रैक पे जाने वाले जो सिग्नल्स हैं वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएंगे और उस ट्रेन पे जाने वाले जो पॉइंट स्विचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये पॉइंट स्विचर क्या है? तो भाई तीसरी चीज इस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग सिस्टम में होती है पॉइंट्स बेसिकली 2 ट्रैक पे वो डाइवर्जेंसेस होते हैं जिसको इस्तेमाल करके ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे आती है। अब इन्हीं पॉइंट के ऊपर पॉइंट स्विचर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 ट्रैक दिख रहे हैं, इस ट्रैक से दूसरी ट्रैक पे ट्रेन पे आना, तो पॉइंट यहां पे एक ट्रेन का डाइवर्जेंस होगा और इसी जगह पे कुछ स्विचर्स लगे होंगे। ये स्विचर्स क्या करते हैं? ये स्विचर्स ओवरऑल इस पर्टिकुलर ट्रेन को गाइड करते हैं कि आपको किस ट्रैक पे जाना है, ठीक है ना। दूसरे ट्रैक पे जाना है, जिस ट्रैक पे आप चलते रह रहे हो उस पे चलते रहना है। खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि ट्रेन का जो लोकोमोटर पायलट होता है उसका इन पॉइंट स्विचर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये जो ट्रेन का लोकोमोटर पायलट है, अगर उसको बत्ती ग्रीन दिख रही है तो वो चलता रहेगा, बत्ती लाल दिख रही है वो तुरंत इमरजेंसी ब्रेक मार देगा। ये उसका मेन काम है। और ट्रेन किस तरफ मुड़ रही है इन पॉइंट्स पे, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग का काम है। उसके ऊपर पायलट मतलब लोकोमोटर पायलट, ट्रेन के पायलट का कोई कंट्रोल नहीं। तो कोरोमंडल ट्रेन के अंदर जो पायलट बैठा था, ये जब ट्रैक बदले तो ट्रैक बदलने के ऊपर उस पर्टिकुलर पायलट का कोई कंट्रोल नहीं था। हाँ ये जरूर है कि उस पर्टिकुलर पायलट ने यहां पे ब्रेक मारा या नहीं मारा, लेट मारा, इस बात को लेके इन्वेस्टिगेशन अभी के लिए जारी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ टिडबिट न्यूज़ निकल के आ रही हैं। Senior section engineer A.K. Mahanta, who was part of the inquiry panel, disagreed with the finding that the point rate at the accident spot was set for the loop line instead of the main line. अब ये जो पॉइंट है जिससे ट्रेन ट्रैक बदलती है, यहां पे जो पॉइंट स्विचर्स हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि वो पॉइंट स्विचर्स लूप लाइन के लिए एक्टिवेटेड थे, इसलिए ट्रेन लूप लाइन पे चली गई और वहां पे जाके मालगाड़ी से टकरा गई।
ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन सीनियर सेक्शन इंजीनियर AK महंता साहब बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं मानता कि पॉइंट स्विचर्स की वजह से ये पर्टिकुलर ट्रेन लूप लाइन पे गई है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, सेंट्रल ब्यूरो की टीम यहां पे पहुंच चुकी है। अब ये क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई, ये तो देखिए ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पता चलेगा। केस ऑलरेडी यहां पे दायर हो चुका है अंडर सेक्शन 337 कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, सेक्शन 338 ये सब IPC के सेक्शन से, कॉजिंग ग्रीवेंस हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ऑफ अदर, सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस और सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन नेशन। मतलब जिसने यहाँ पे गड़बड़ की है भाई वो तो गया, ठीक ना, और जाना भी चाहिए भाई, कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। अब सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे दुख की ये है कि बहुत सी बॉडीज यहां पे अनक्लेम्ड। आपको पता है कि इन ट्रेन्स में एक अनरिजर्व्ड बॉडी होती है और अनरिजर्व्ड बोगी पे चढ़ने के लिए आप इमीडिएटली ओवरऑल काउंटर से जाके टिकट ले लो, उसमें कोई रिजर्वेशन कराने की, कोई अपना नाम देने की, एज देने की, एड्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हो ये रहा है कि बहुत सी बॉडीज यहां पे अनक्लेम्ड है। देखिए 288 लोगों की डेथ हुई है। अब 288 लोगों में पहले तो 95 बॉडीज आइडेंटिफाई करके उनके किन जो भी उनके क्लेमर्स हैं उनको हैंड ओवर कर दी गई। फिर इन 95 के बाद बची आपकी 193 बॉडीज। अब इन 193 बॉडीज में से 110 अभी के लिए आइडेंटिफाई की गई हैं और इनको धीरे धीरे करके हैंड ओवर किया जाएगा। 83 बॉडीज को तो अभी आइडेंटिफाई करना ही बाकी है। बेसिकली यहां पे ये वो लोग हैं जो अनरिजर्व्ड बोगी में बैठे थे और भाई उन पता ही नहीं है कि कौन ट्रेवल कर रहा। देखिए रिजर्व कंपार्टमेंट चाहे स्लीपर का ही कंपार्टमेंट क्यों ना हो, उसने टिकट बुक किया होता है रिजर्व। हाँ अब ये अलग बात है कि किसी ने जनरल का टिकट लिया और वो स्लीपर में चढ़ गया तो एक अलग चीज है, नहीं तो अमूमन अच्छा स्लीपर में बहुत सारे वेटिंग वाले लोग भी बैठे होते हैं, लेकिन जिसने वेटिंग में भी टिकट बुक की है और वो बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं एक आइडिया तो होगा कि हाँ भाई वो उस ट्रेन में बैठा, उसका कोई तो रिकॉर्ड होगा। जो अनरिजर्व का टिकट लेके लोग चढ़े हैं ट्रेन के ऊपर, उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं और यहां पे बॉडीज पहचान में आ नहीं रही। अब इसमें फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं। कुछ बॉडीज को 3-4 लोग क्लेम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है जिन लोगों की मौत हुई उनके साथ एक हर्जाना एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है चीज़ों को कैपिटलाइज करने की कोशिश करें, बोले कि ये हमारा राइटफुल क्लेमेंट है, उसकी बॉडी ले लें 10 लाख रुपए क्लेम करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उनके DNA सैंपल्स को रिट्रीव किया गया है और जो भी कित और किन उस बॉडी को क्लेम करने के लिए आ रहा है उनका DNA सैंपल लिया जाएगा और अगर मैच हो जाता है तो राइटफुल क्लेमेंट के आधार पर बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो ये चल रहा है अभी के लिए। आगे चलते हैं भाई। बहुत ही दुख होता है इस तरीके की चीज़ों को पढ़ के, बट जो हो रहा है वो डिस्कस करना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट ये आता है भाई आपका GS पेपर 3 में। तो GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में तो ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी, क्योंकि अब ये डिजास्टर है और उस डिजास्टर के आफ्टरमाथ में हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में GS पेपर 3 के रिस्पेक्ट में न्यूज आपके काम की है। उसके साथ साथ किस काम की है तो भैया रेलवेज कौन से हेड में आता है, GS पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेलवेज भी है। तो GS पेपर 3 रेलवेज डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में न्यूज खासा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगली है कॉस्ट इफेक्टिव ई-बाइक्स अ हिट इन द सिटी बट एरेंट यूजर्स पोस्ट थ्रेट टू रोड सेफ्टी। भाई जब भी ई बाइक का नाम आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या बताई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है एनवायरनमेंट को बचाना। जो कि ई बाइक्स में जो पॉल्यूशन होता है, जैसे मोटरसाइकिल अगर आप चलाओ, कार चलाओ तो पॉल्यूशन निकल रहा है, लगातार SO2 NO2 गैसेस एमिट हो रही हैं। ई बाइक्स में कोई गैस एमिट नहीं हो रही है। वो अलग बात है कि बैटरी से रिलेटेड जो पॉल्यूशन हो रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी के लिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबल है ये ई बाइक्स। तो GS पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन और एनवायरमेंट पॉल्यूशन उससे रिलेटेड ये न्यूज आपके लिए काम की हो जाती है। लेकिन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट से ये पर्टिकुलर ई बाइक्स नई दिल्ली में परेशानी बन रही है। बैटरी पावर्ड ई बाइक्स की पॉपुलैरिटी दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में बहुत बढ़ रही है और इस प्रकार की बैटरी ऑपरेटेड ई बाइक्स को कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, यूलो और जिप। और इंडिया के अंदर तो ये कंसेप्ट अभी लॉन्च किया गया। अगर आप यूरोप में, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज अगर वहां विजिट करोगे तो दोस्तों ये ई व्हीकल्स आपको जगह जगह पार्क मिल जाएंगे। एक ऐप होगी आपके पास, ऐप में पेमेंट करो, उस ई व्हीकल को खोलो, आराम से सड़कों पर चलाओ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि दिल्ली में जो यंगस्टर्स ई व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, इससे पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले लोगों और मोटरिस्ट और कार चलाने वाले लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बात यह है कि इस प्रकार के ई व्हीकल्स को या तो यंग लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जोमेटो स्विगी में जो लोग खाना डिलीवर करते हैं, पहले वो
अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते थे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल वगैरह डलता है तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा है। अजीत सिंह करके एक 28 साल के एक डिलीवरी एजेंट है, फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी एजेंट। और आजकल बहुत सारे डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है, स्विगी का, इंस्टामार्ट है, जोमेटो का, ब्लिंकिट है, बतेरे खुले हुए हैं, तो वहाँ पे ग्रॉसरी डिलीवर करते हैं। अब तो अमेजन वालों ने भी खोल दिया है। तो इनका ये बोलना है कि इनकी मोटरसाइकिल का खर्चा 50% से कम हो गया। 350 रुपये का इनको पेट्रोल बाइक में डलना पड़ता था, अब ईवी में केवल 100 रुपया इनका दिन का खत्म होता है। इसी प्रकार से शुभम वर्मा जो कि एक 20 साल के फूड डिलीवरी वर्कर है, ये भी बता रहे हैं फायदा हुआ है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि इन बाइक्स को, इन ई बाइक्स को बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से चला रहे हैं यंगस्टर्स। ये बात यहां पे बोली जा रही है, ठीक है ना। देखिए, जो ई बाइक्स होती है ना इस तरीके की, जो यहां पे ऊपर आपको नजर आ रही हैं, ये मोटरसाइकिल की कैटेगरी में नहीं आती हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के क्लासिफिकेशन की बात करो तो आपको सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के जनरल सेफ्टी रेगुलेशन 291E में जाना पड़ेगा। यहां पे 29E लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये 291E है। 291E ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पे वो पैरामीटर्स बता रखे हैं, जिन पैरामीटर्स के हिसाब से इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेजिग्नेट किया जाता है। और ये बताया गया है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोटरसाइकिल की कैटेगरी के अंदर नहीं आते, क्योंकि एक मैक्सिमम लिमिट इनकी पावर की है, इनकी एक मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है ना, और उसके नीचे ही इनको ऑपरेट करना है। मोटरसाइकिल ऑब्वियसली बात है ज्यादा पावर पे और ज्यादा स्पीड पे ऑपरेट कर सकती है। तो बेसिकली GSR 29E CMVR के हिसाब से मोटरसाइकिल की कैटेगरी में ये ई बाइक आती नहीं, इसलिए मोटरसाइकिल वाले कंप्लायंसेस ट्रैफिक के रिस्पेक्ट में भी इस ई बाइक के ऊपर लगते नहीं। तो यंग अथॉरिटीज, यंग लोग और ये जो फूड डिलीवरी एजेंट्स हैं, ये बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से इन ई बाइक्स को चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स को डिसओबे करते हैं, और सड़क पे चलने वाले जो पेडेस्ट्रियंस हैं, कार हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस कॉज करते हैं। तो कुछ ना कुछ रूल्स यहां पे लाने की जरूरत है इन पर्टिकुलर ई बाइक्स को रिस्पॉन्सिबली सड़क पे चलाने के लिए, ठीक है भाई। ये चीज यहां पे इस पर्टिकुलर न्यूज में बताई गई है। तो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट से तो जीएस पेपर 3 में न्यूज काम की हो ही गई। जीएस पेपर 2 के अंदर दोस्तों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, इसमें भी ये पर्टिकुलर न्यूज आपके काम की आ सकती है। तो एक पर्टिकुलर न्यूज जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों में भी काम की, कॉमन की हो सकती है। आगे चलते हैं। बिहार गवर्नमेंट सेंट शो कॉज नोटिस टू कंस्ट्रक्शन फर्म आफ्टर ब्रिज कोलैप्स। ये जो बिहार के अंदर ब्रिज कोलैप्स हुआ है इसके बारे में आपने सुना ही होगा। अब दोस्तों बात ये है कि ये ब्रिज कोलैप्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, बट चूंकि इंडिया के अंदर इतना बड़ा ट्रेन का हादसा हुआ है तो इस ब्रिज कोलैप्स की तरफ किसी का ध्यान ज्यादा जा नहीं रहा है। नहीं तो अपने आप में ये पता 1700 करोड़ रुपए मना है ये ब्रिज, और एकदम से ढहा चला जा रहा है और कितने सालों से बन रहा है। तो बिहार रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इशू किया है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को, और बोला है कि तुम्हारी कंपनी को क्यों ना ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, 15 दिन के अंदर जवाब दो कि ये 3.16 किलोमीटर लंबा 4 लेन का ब्रिज, ठीक है ना, जो कि गंगा के ऊपर बन रहा था, नॉर्थ और साउथ बिहार को कनेक्ट कर रहा था, सुल्तानगंज इन भागलपुर और अगुवनी इन खगड़िया को, ये 4 जून को कोलैप्स कर गया। 1716 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। ये कैसे कोलैप्स हो गया भाई? तुम क्या मटेरियल इसमें इस्तेमाल कर रहे हो? और ऑब्वियसली बात है इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर अगर बात आती है तो डेफिनेटली जो गंगा मुकमा में जो ये ब्रिज एक पर्टिकुलर और कंपनी बना रही है उसके ऊपर भी बात आ जाएगी। अभी के लिए कौन रोड कंस्ट्रक्शन का पोर्टफोलियो देखता है बिहार के अंदर? तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव देखते हैं। इनका यह बोलना है कि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की को अपॉइंट किया है। हालांकि अपोजिशन यहां पे डिमांड कर रहा है कि आप सीबीआई को अपॉइंट करो, लेकिन तेजस्वी यादव का बोलना है कि सीबीआई को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की भी यहां पे सही तरीके से काम कर सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी यहां पे फाइल हो गई है पटना हाई कोर्ट में एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए इस पर्टिकुलर ब्रिज कोलैप्स पे, ठीक ना। शो कॉज नोटिस यहां पे नीरज सक्सेना को भी दिया गया है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के, ठीक है ना। ये विंग है, आप कह लो बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की, यही मॉनिटर कर रहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज। तो भैया क्या मॉनिटर कर रहे थे तुम? किस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया गया, किस हिसाब से यहाँ पे मटेरियल्स वगैरह को एग्जीक्यूट किया गया, इन सब चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अपने आप में देखिए करप्शन तो हुआ होगा, इस प्रकार से ब्रिज नहीं ढह जाते। ब्रिज कोई मतलब ताश का पत्ते का कोई बनाया हुआ महल नहीं कि एक आपने झाड़ मारी और वो गिर गया। 1700 करोड़ रुपए पे अगर आपने ब्रिज बनाया है तो क्या मटेरियल उसमें लगाया भाई? कौन सी साइंस आपने उसमें लगाई कि वो गिर गया? चेनाब नदी के ऊपर इतना बड़ा मार्बल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इतनी डेंजरस खाई में वो तक टिका हुआ है, ये ब्रिज ऐसे कैसे गिर रहा है? ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। फिर आगे आ जाते हैं, व्हाई इज देयर ट्रबल इन कोसोवो अगेन। इंटरनेशनल रिलेशंस में टॉपिक काम का है
इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इससे रिलेटेड एक मैप मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। इस पर्टिकुलर अगर आप नक्शे को देख रहे हो तो यहां पे आपको नजर आ रहा है रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, ठीक है ना, और नीचे की तरफ आपको यहां पे नजर आ रहा है कोसोवो। चारों तरफ घिरा हुआ है मोंटेनीग्रो से, रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया से। अब मैं आपको बता दूं, पहले ये जो कोसोवो था ना, ये इलाका है, ये सर्बिया का ही पार्ट था, बाद में ये अलग हो गया। ये कब अलग हो गया, ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको बस ये नक्शा दिखा रहा हूं कि कोसोवो कहां है, सर्बिया कहां है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखो दोस्तों यहां पे, तो कोसोवो के ही नॉर्थ में एक छोटा सा इलाका है, ये आपको यहां पे दिख रहा है, इसको आप बोलते हो नॉर्थ कोसोवो। नॉर्थ कोसोवो सर्बिया के साथ बॉर्डर लगाता है और इस नॉर्थ कोसोवो में सर्बियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं और ये सर्बियंस की रिपब्लिक ऑफ कोसोवो से बनती नहीं है। तो इन सब चीजों को लेके काफी सारा बवाल हो रहा है, इसको इस आर्टिकल में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है आपसे दोस्तों, ओवरऑल इस क्वेश्चन का जवाब मैं कई बार अपनी पहले की वीडियोस में दे चुका हूं। अभी जो मैंने मेडिटेरेनियन सी के रिस्पेक्ट में जो एनिमेटेड वीडियो रिलीज की है, वहां पे भी मैंने इसका जवाब दिया था। ये जो पर्टिकुलर वाटर बॉडी दोस्तों यहां पे आपको नजर आ रही है, इस वाटर बॉडी का नाम क्या है? सोचिए, बिना मैप को देखे सोच के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वाटर बॉडी। थोड़ा माइंड के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना जवाब देने से पहले। चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि कोसोवो में ट्रबल आ रखा है। देखिए क्या है, कोसोवो और सर्बिया में पिछले 10 साल में सबसे तगड़ा एस्केलेशन हुआ है टेंशंस में, और अभी के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 700 और पीस कीपिंग ट्रूप्स को कोसोवो में डिप्लॉय किया गया है। 29 मई को नॉर्दर्न कोसोवो में जो सर्ब्स हैं वो नाटो लेड कोसोवो फोर्स के सोर्सेस के साथ लड़ने लग गए। मतलब नाटो लेड कोसोवो फोर्सेस और यहाँ पे जो सर्ब्स हैं नॉर्दर्न कोसोवो में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, जिसमें 30 नाटो सोल्जर्स को चोटें लगी, 50 सर्बियंस को चोटें लगी। और उसके बाद अगर आप देखो तो प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया और कोसोवो फिर से एक दूसरे के सामने बैठे 1 जून को, चूंकि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की तरफ से प्रेशर आया, फ्रेंच और जर्मन लीडर्स की तरफ से प्रेशर आया, और अब हाई टाइम आ गया है, ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज प्रेशर डाल रही हैं सर्बिया और कोसोवो के ऊपर कि भाई कुछ भी करो, तुरंत एक रेजोल्यूशन को पास करके अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करो। अब सबसे पहले हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना पड़ेगा। अब ये जो कोसोवो और सर्बिया है ये बाल्कन इलाके में पड़ते हैं। बेसिकली बाल्कन इलाका यूरोप का वो इलाका है जहां पे रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया नाम की पहले एक कंट्री हुआ करती थी, लेकिन फिर ये कंट्री बहुत सारे हिस्सों में टूट गई। इस यूगोस्लाविया की एक प्रोविंस हुआ करती थी सर्बिया, और इस प्रोविंस सर्बिया का एक हिस्सा हुआ करता था कोसोवो, ठीक है। तो कोसोवो पहले सर्बिया की एक प्रोविंस थी, इसने 2008 में अपने आप को यूनिलैटरली अलग कर लिया सर्बिया से। अभी के लिए कोसोवो नाम की इस कंट्री को 100 नेशंस ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, इंक्लूडिंग यूएस, और बहुत सारी ईयू मेंबर कंट्रीज ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। हालांकि सर्बिया कोसोवो की सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। यह अलग बात है कि सर्बिया का कोसोवो के ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब समझना पड़ेगा दोस्तों आपको यहां पे सर्बिया और कोसोवो की हिस्ट्री को, आज की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को समझने के लिए। देखिए, सर्बियन अंपायर ने कोसोवो के ऊपर कब्जा किया 12वीं शताब्दी में, और बहुत लंबे समय तक कोसोवो सर्बिया का हिस्सा रहा। जब कोसोवो सर्बिया का हिस्सा रहा तो चूंकि सर्बिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का राज था, तो बहुत सारे सर्ब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्चेस को और मोनास्ट्रीज को कोसोवो के अंदर बनवाया गया। तो 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक आप कह सकते हो कि जो कोसोवो है वहां पे क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस रहा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1389 में हुआ बैटल ऑफ कोसोवो, और ओटोमन अंपायर ने कोसोवो के ऊपर कब्जा कर लिया, सर्बिया के हाथ से कोसोवो निकल गया, और ओटोमन अंपायर मुस्लिम डोमिनेटेड था। तो अब आप देखोगे कि इस कोसोवो रीजन में मुस्लिम मेजॉरिटी पनपेगी। रीजन भी, अब पहले ओवरऑल क्रिश्चियन रूल के समय पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी पनप रही थी, अब यहां पे ओटोमन अंपायर का राज आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ओटोमन अंपायर एक इस्लामिक अंपायर था, तो अब धर्म के बेसिस उस समय पे आपको पता ही है दोस्तों, काफी क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम विवाद चल रहा था। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर क्रिश्चियन रूलर्स का राज है तो वहां पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी पनपेगी, और किसी एक जगह पे मुस्लिम रूलर्स का राज है तो वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी पनपेगी। तो अब आप देखोगे कि कोसोवो वाले इलाके में एथनिक अल्बेनियन मुस्लिम्स डोमिनेंट होने लगे, ठीक है।
अब 500 सालों तक ये पर्टिकुलर कोसोवो ओटोमन एम्पायर के अंदर रहता है। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में कोसोवो फिर से सर्बिया का पार्ट बन जाता है। अब तक ओटोमन एम्पायर खत्म हो चुका है, समझ गए। पुराने मिडिवल समय की लड़ाइयां अभी तक यहां पे खत्म हो चुकी हैं, लड़ाइयों ने अलग ही शेप ले लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक हम पहुंच गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोसोवो को सर्बिया की एक प्रोविंस बना दिया जाता है और सर्बिया आप कह सकते हो वन ऑफ द 6 रिपब्लिक्स था यूगोस्लाविया का, ठीक है। अब सर्बिया का यह बोलना था कि हिस्टोरिकली कोसोवो हमारा इलाका रहा है तो कोसोवो हमारे पास रहेगा, लेकिन अब तक दोस्तों कोसोवो के अंदर काफी चेंजेस आ चुके थे। कोसोवो बहुत लंबे समय तक ओटोमन एम्पायर के अंदर था, तो अब कोसोवो में जो रहने वाले लोग थे वो अपने आप को सर्बियंस के साथ उतना एसोसिएट नहीं कर पाते थे। अगर आप देखो तो कोसोवो की डेमोग्राफिक्स में आपको 95% अल्बेनियंस मिलेंगे और जो सर्ब्स हैं वो काफी कम है। कुछ लोग बोलते हैं 5% है, कुछ लोग बोलते हैं 1.5 से 2% है, कुछ लोग बोलते हैं 3% है। बशर्ते मैं आपको बता दूं ओटोमन एम्पायर के समय पे भी अल्बेनियंस मेजॉरिटी में थे कोसोवो में, और आज की डेट में भी अल्बेनियंस मेजॉरिटी में है कोसोवो के अंदर। अल्बेनियन आप कह लो एक रेस है, तो इस कंटेक्स्ट में ये अल्बेनियंस जो कि कोसोवो में मेजॉरिटी में, ये अपने आप को सर्बिया के साथ एसोसिएट नहीं कर पाते, तो वो चाहते थे कि कोसोवो सर्बिया से अलग हो जाए। और इस समय पे अल्बेनियंस 90 to 95% है कोसोवो की पॉपुलेशन की। तो 1980s में जो कोसोवो के अल्बेनियंस है उन्होंने अपने आप को मोबिलाइज किया और उन्होंने बोला कि हम सर्बिया के साथ नहीं रहना चाहते, हम सर्बिया से अलग होना चाहते हैं। लेकिन 1989 में सर्बिया के जो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर लीडर थे स्लोबोडान मिलोसेविक, इन्होंने सर्बियन नेशनलिज्म को दबाने की कोशिश की और इसके आधार पर कोसोवो की जो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी थी ना वो छीन ली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोसोवो भले ही प्रोविंस बन गया था सर्बिया की, लेकिन कोसोवो के पास अपनी खुद की ऑटोनॉमी थी। लेकिन कोसोवो के लोगों ने जब बोला कि हमें सर्बिया के साथ रहना ही नहीं है, तो सर्बिया के रूलर ने वो ऑटोनॉमी भी छीन ली। अब इस बात को लेकर भारी बवाल हो गया कोसोवो के अंदर। लेट 1990s में उदय होता है कोसोवो लिबरेशन आर्मी का। उदय पहले हो चुका था, ये और स्ट्रांग हो गई। इसमें कोसोवो अल्बेनियंस थी, इन्होंने एक इंसर्जेंसी लेड मूवमेंट किया सर्बियन रूल के अगेंस्ट, ठीक है ना। और सर्बिया ने इस पर्टिकुलर रेबेलियन को दबाने के लिए अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया। 1998-1999 में लड़ाई हुई और सर्बियन फोर्सेस ने 13,000 कोसोवो अल्बेनियंस को मार दिया। यहाँ पे बड़े तादाद में कोसोवो के लोग यहाँ पे मरने लगे, क्योंकि ये सर्बिया से अलग होने की बात कर रहे थे। इसीलिए अगर आप देखो तो सर्बिया और कोसोवो की हिस्ट्री में भी बहुत सा ब्लडशेड है। फाइनली 1999 में नाटो ने यहाँ पे इंटरवीन किया और बोला कि ये जो सर्बियंस कोसोवो के ऊपर अटैक कर रहे हैं ये गलत है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और सर्बियन टारगेट्स के ऊपर नाटो ने बॉम्बार्डमेंट यहाँ पे शुरू किया। अब चूंकि नाटो का सपोर्ट यहाँ पे कोसोवो के पास आ चुका था, नाटो ने 50,000 पीस कीपर्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1244 के थ्रू डिप्लॉय भी कराया कोसोवो में। फाइनली दोस्तों यहाँ पे नाटो और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इंटरवेंशन के चलते 2008 में कोसोवो अपने आप को सक्सेसफुली सर्बिया से अलग कर पाता है। अब कोसोवो के ऊपर सर्बिया का कंट्रोल जा चुका था। सर्बिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस पर्टिकुलर स्टेप को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना ओपिनियन दिया कि कोसोवो का डिक्लेरेशन इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, कोसोवो के अंदर जो मेजॉरिटी एथनिक अल्बेनियंस है वही जब सर्बिया के साथ नहीं रहना चाहते, तब बेसिकली सर्बिया कैसे उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। यही लॉजिक है दोस्तों। आज की डेट में ना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर इंडिया अटैक करके गिलगित बल्तिस्तान को कब्जा क्यों नहीं लेता, ठीक है ना। चाइना अटैक करके अरुणाचल प्रदेश को कब्जा क्यों नहीं लेता। देखिए कब्जाना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर लैंड इलाके को कब्जाते हो तो वहां के लोगों को संभालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर वहां के लोग आर्म्स उठा के आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, समझ गए। अब बहुत हद तक जो इंडियन साइड है कश्मीर का, जहां पे इंडिया का कंट्रोल है, वहां पे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर नहीं जाना चाहते। वो अपने इंडिपेंडेंस की बात करते हैं बट पाकिस्तान के पास नहीं जाना चाहते। तो हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रहने वाले लोग भी एक बार को ये बोले कि हमें आजाद कर दो, हमें इंडिया के पास नहीं जाना है। इसीलिए ओवरऑल इन पर्टिकुलर इलाकों के ऊपर सीधे सीधे जंग नहीं होती। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो आज की डेट में अगर आप देखो दोस्तों तो कोसोवो और सर्बिया के बीच में जो बवाल है, 2008 तक कैसे कोसोवो को अपनी इंडिपेंडेंस मिली, हमने उसके बारे में बात की। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कोसोवो का नॉर्दर्न कोसोवो वाला इलाका है, जो कि मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया भी था, वहां पे 50,000 सर्ब्स रहते हैं, ठीक है ना। इसको आप बोलते हो नॉर्दर्न कोसोवो सर्बिया के साथ ये बॉर्डर लगाता है और ओवरऑल कोसोवो की 5.3% आबादी इस नॉर्दर्न कोसोवो में रहती है। अब ये जो कोसोवो के सर्ब्स है ना,
ठीक है ना। ये रहा आपका कोसोवो, और इसके ऊपर वाले नॉर्दर्न कोसोवो जो कि 3 तरफ से सर्बिया से बॉर्डर लगाता है, इसमें जो रहने वाले सर्ब्स है ना, वो कोसोवो के स्टेट इंस्टीट्यूशंस को नहीं मानते, वहां की सरकार को नहीं मानते, वहां की पुलिस को नहीं मानते। इन नॉर्दर्न कोसोवो में रहने वाले सर्बियंस को पैसा आता है सर्बिया से, सर्बिया के बजट से, सर्बिया की सरकार से, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रो सर्बिया हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर नॉर्दर्न कोसोवो में रहने वाले जो सर्ब्स हैं वो ना कोसोवो को टैक्स देते हैं, ना ही सर्बिया को टैक्स देते हैं। जी हाँ, ओवरऑल जो सर्बियन कैपिटल है बेलग्रेड और जो कोसोवो की कैपिटल है प्रिस्टीना, इन दोनों को ही अकाउंटेबल नहीं है नॉर्दर्न कोसोवो में रहने वाले सर्ब्स। अब नॉर्दर्न कोसोवो में रहने वाले सर्ब्स अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं। 2008 से लेके अब तक अगर आप देखो तो कोसोवो के नॉर्दर्न रीजन में जो रहने वाले सर्ब्स है ना, वो अक्सर कर कोसोवो की पुलिस के साथ लड़ते हैं, वो कोसोवो के इंडिपेंडेंट स्टेटस को मानते नहीं है। और खास बात यहां पे दोस्तों ये है कि नॉर्दर्न कोसोवो में रहने वाले इन सर्ब्स को कंट्रोल कर पाना कोसोवो की सरकार के लिए एक्चुअली में बड़ा परेशानी हो रही है। सर्बिया के रिस्पेक्ट में पूरी तरीके से एक्शन नहीं ले पा रही है नाटो, इसलिए क्योंकि अब क्या है, सर्बिया की रशिया से अच्छी बनती है और रशिया की चाइना से अच्छी बनती है। तो सर्बिया को लेके अगर कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली रशिया और चाइना उसको कर देगा वीटो। यूक्रेन वॉर के बाद वैसे भी दुनिया बहुत बढ़ गई है। तो आज की डेट में जो नॉर्दर्न कोसोवो में अक्सर कर इश्यूज उठते रहते हैं, इनको रिजॉल्व करना मुश्किल हो गया। अगर नॉर्दर्न कोसोवो आप भूल गए हो तो मैं यहाँ पे नक्शे में ऊपर की तरफ आपको दिखा देता हूँ। ये है नॉर्दर्न कोसोवो, 3 तरफ से ये सर्बिया के साथ बाउंड्री लगाता है। ठीक है भाई, तो ये चीज है यहाँ पे। ओके, आगे बात करते हैं। 2011 में ईयू ने यूएस की मदद से इस पर्टिकुलर क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में बातें इनिशिएट की। किसके बीच में? सर्बिया के बीच में और कोसोवो के बीच में। ठीक है ना। ये बोला गया कि भाई अगर आपको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना है तो आप पहले अपने बीच के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करो। 2013 में दोनों ने ब्रूसल्स एग्रीमेंट साइन किया जो कि ईयू ने ब्रोकर किया था, और यह बोला गया कि जो सर्बिया बैक्ड पैरेलल स्ट्रक्चर कोसोवो के नॉर्दर्न हिस्से में चलाए गए हैं उनको नहीं माना जाएगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोसोवो जो सर्ब म्युनिसिपैलिटी है नॉर्दर्न कोसोवो में, उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेगी। कुछ समय तक तो ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया, बाद में ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट भी यहां पे फेल हो गया। फिर जो जुलाई 2022 में आप देखोगे वायलेंट क्लैशेस हुए, मैंने इनकी न्यूज भी कवर की थी आपके साथ। इन क्लैशेस में क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न रीजन में रहने वाले सर्बियंस थे ना, सॉरी ये जो नॉर्दर्न कोसोवो में जो रहने वाले सर्बियंस थे, इन्होंने कोसोवो की नंबर प्लेट लगाने से मना कर दिया। ये पर्टिकुलर कोसोवो के नॉर्दर्न रीजन में जो सर्बियंस हैं वो सर्बियन प्लेट इस्तेमाल करते हैं। तो कोसोवो की अथॉरिटी ने बोला कि यार तुम अपनी गाड़ी पे कोसोवो की नंबर प्लेट इस्तेमाल करो, सर्बिया की नंबर प्लेट क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो इन नॉर्दर्न कोसोवो में रहने वाले सर्ब्स ने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे। ऊपर से कोसोवो से जो लोग अपनी गाड़ी चला के इस पर्टिकुलर रीजन सर्बिया में आते थे, इनकी एंट्री इन्होंने 2 चेक पॉइंट्स पे ब्लॉक कर दी सर्बियन बॉर्डर पे। तो अब ये कोसोवो के लोगों की एंट्री सर्बिया में हो नहीं पा रही और सर्बिया के रास्ते से होके ये वेस्टर्न यूरोप में गाड़ी चला के जाएंगे। तो बड़ी प्रॉब्लम्स यहां पे हो रखी हैं। ठीक है ना भाई। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो अक्सर कर यहां पे क्लैश होते रहते हैं। जुलाई 2022 में क्लैश हुए, फिर दिसंबर 2022 में क्लैश हुए, और क्लैश की एक ही वजह है, नॉर्दर्न कोसोवो में जो रहने वाले सर्ब्स हैं वो कोसोवो की सरकार की बात सुनते नहीं, कई बार तो वो सर्बिया की सरकार की बात नहीं सुनते हैं। अब इस साल अप्रैल में कोसोवो ने मेयोरल इलेक्शंस कंडक्ट कराए म्युनिसिपैलिटी में, तो नॉर्दर्न कोसोवो में भी इलेक्शन हुआ। नॉर्दर्न कोसोवो में जो म्युनिसिपैलिटी थी वहां पे जो सर्ब्स थे जो मेजॉरिटी में, उन्होंने इलेक्शन बॉयकॉट कर दिया। अब जब उन्होंने इलेक्शन बॉयकॉट कर दिया तो कोसोवो वालों ने बोला तुमने बॉयकॉट कर दिया हम तो चलेंगे। केवल 3% लोगों ने वोट डाले, और 3% वोट डालने के बेसिस पे अल्बेनियंस जीत गए, और अल्बेनियंस अब म्युनिसिपैलिटी में बॉस बन के बैठे हैं नॉर्दर्न कोसोवो में, और नॉर्दर्न कोसोवो के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे बॉस की बात सुनेंगे ही नहीं। तो काफी प्रॉब्लम हो रखी है। नॉर्दर्न कोसोवो में रहने वाले सर्ब मेयर्स ने रिजाइन कर दिया, लोकल जजेस ने रिजाइन कर दिया, 600 पुलिस ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया। अरे भाई, नॉर्दर्न कोसोवो में जो लोग रह रहे हैं वो तो एथनिसिटी से सर्ब है ना। तो कोसोवो के अल्बेनियंस इस पर्टिकुलर इलाके में आके अपना एक छत्र राज चला पाएंगे, इस बात के चांसेस भाई देखिए बहुत कम है। तो यूरोपियन यूनियन और ओवरऑल यूएस यहां पे चाहता है कि किसी प्रकार की एक मंडबली हो जाए, इस पर्टिकुलर लड़ाई को बंद किया जाए। और इसके लिए 2015 में भी बात हुई, 2018 में भी बात हुई। 2018 में जो फॉर्मर कोसोवो प्रेसिडेंट थे
थाकी और सर्बियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूकिक, इन्होंने भी बोला कि यार बॉर्डर्स को रीड्रॉ कर लेते हैं, कुछ टेरिटरीज को स्वैप कर लेते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इस चीज के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि इस प्रकार से कोसोवो और सर्बिया के बीच में टेरिटरी स्वैप होने लगी और यूरोपियन यूनियन उसको रिकॉग्निशन देता है तो यूरोप में और जगहों पर टेरिटोरियल की जो विवाद हैं वो खड़े हो जाएंगे, तो हम ये सब नहीं कर सकते। तो कुल मिला के जो इशू है ना यहाँ पे सर्बिया और कोसोवो का, ये काफी पेचीदा है और यूरोपियन यूनियन मिलकर भी इसको यहाँ पे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। प्लस सर्बिया इनफैक्ट मॉस्को के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखा है, तो अब आगे आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप सर्बिया के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले लो, इस बात को भी इंश्योर करेगा मॉस्को, कहीं ना कहीं वीटो करेगा। प्लस अब ये जो कोसोवो है और सर्बिया है, ये यूरोपियन यूनियन पे भी शक करने लगे हैं। यूरोपियन यूनियन की बहुत सी कंट्रीज चाहती हैं कि भाई यूरोपियन यूनियन का एक्सपेंशन ना हो। फ्रांस और जर्मनी भी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि जब यूरोपियन यूनियन का एक्सपेंशन करते हो और उसमें कोई बेकार इकोनॉमी इंक्लूड हो जाती है तो उस बेकार इकोनॉमी को पैसों की मदद करनी पड़ती है, तो इससे जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज की फाइनेंसेस के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो अब चूंकि फ्रांस और जर्मनी ये बोल रही हैं कि यूरोपियन यूनियन का एक्सपेंशन मत करो, तो कोसोवो सर्बिया को इस बात का भी डाउट है कि कल की डेट में हमको जोड़ेंगे भी कि नहीं जोड़ेंगे यूरोपियन यूनियन में। प्लस सर्बिया की जो बहुत अच्छी बनती है व्लादिमीर पुतिन के साथ, ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। फिर नॉर्दर्न कोसोवो में ये जो सर्ब्स अपने हिसाब से चला रहे हैं, ये तो एक मुद्दा है ही। तो कुल मिला के चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक हैं यहाँ पे कोसोवो और सर्बिया के रिस्पेक्ट में। आई होप आपको टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया। फिर अखंड भारत मैप को लेकर ढाका ने क्लैरिफिकेशन मांगा। पहले नेपाल ने प्रॉब्लम व्यक्त की, फिर पाकिस्तान ने प्रॉब्लम व्यक्त की। पाकिस्तान तो खैर पागल टाइप चिल्लाता ही रहता है, तो ये तो प्रॉब्लम व्यक्त करेगा ही, इसकी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। बांग्लादेश के अंदर भी यहाँ पे जो न्यू दिल्ली में बांग्लादेश की एम्बेसी है, उस एम्बेसी से बोला गया है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछिए कि अखंड भारत मैप किस हिसाब से पार्लियामेंट में टांगा गया। फिर भाई एक यहाँ पे न्यूज है, हेक्टिक प्रेपरेशंस फॉर पीएम यूएस विजिट। देखिए क्या है, इस समय पे पीएम साहब जल्दी ही अपनी यूएस की विजिट शुरू करने वाले हैं और अगले महीने है, मतलब इस महीने के लेटर पार्ट में, अभी तो हम महीने की शुरुआत में। इस पर्टिकुलर विजिट से पहले ग्राउंड लेवल की सारी तैयारियां की जा रही। इस तैयारी के तहत यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन साहब ये इंडिया के अंदर आए और इंडिया के अंदर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। भाई देखिए, जब भी मोदी जी जाएंगे अमेरिका के अंदर और जो बाइडेन से मिलेंगे, तो वहां पे जो भी डिस्कशंस होने हैं, वहां पे जो भी एग्रीमेंट साइन होने हैं, उनके ऊपर निगोशिएशंस पहले कंप्लीट हो चुके होते हैं। जो बाइडेन की कैबिनेट के लोग और उनके बड़े ब्यूरोक्रेट्स और इंडिया के बड़े काबिल ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें बहुत सीनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर्स हैं। आप लोग भी कल की डेट में इस प्रकार की विजिट्स के, जैसे कि आप पीएमओ ऑफिस में पोस्टेड ऑफ सीनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर और सेक्रेटरी तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद आपसे बोल दें कि भाई तुरंत यूएस निकलो और यूएस में जाके इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बातचीत करो। फॉर एग्जांपल दोस्तों, यहां पे अगर मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की आप बात करो, पीके मिश्रा साहब सीधे मोदी जी को रिपोर्ट करते हैं और अभी मोदी जी ने इनको डिप्लॉय किया पीके मिश्रा साहब को कि आप तुरंत यूएस जाइए। यूएस जाके पीके मिश्रा साहब कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रेमोंडो और यूसैट एडमिनिस्ट्रेटर समांथा पोवल से मिले और यहां पे बातचीत ये की गई है कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडियन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा रखे थे, उस टैरिफ को कैसे हटाया जाए। तो अब आप समझ सकते हो ना, सारा काम बेस का नीचे के लेवल के ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। ये ब्यूरोक्रेट सारी नेगोशिएशन करते हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स को नीचे के लेवल पे लीड कर रहे होते हैं एनएसए, डिफेंस सेक्रेटरी, हमारे कह लो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और जब सारा ओवरऑल ग्राउंड वर्क तैयार हो जाता है, तो उस ग्राउंड वर्क के ऊपर पॉलिसी डिसीजंस को अनाउंस करने के लिए लीडर्स मिलते हैं और इसी अनाउंसमेंट के लिए मोदी जी यहां पे जा रहे हैं। एक बड़ा अनाउंसमेंट जो इस पर्टिकुलर मोदी जी की विजिट के समय पे आ सकता है वो ये है कि शायद इंडिया को यूएस की तरफ से G414 जेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी मिलेगी। अपने आप के लिए बड़ी बात हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी मिलती है तो इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर मिलेगी। खास बात दोस्तों ये है कि इंडिया को कल एक अच्छी खबर सुनने को मिली थी कि जो हमारा प्रोजेक्ट 75I है, प्रोजेक्ट 75I के अंदर 6 सबमरीन्स जर्मनी से हमें मिलेंगी $5.2 बिलियन पे। और खास बात दोस्तों ये है कि ये सबमरीन्स इंडिजीनियसली इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्ट होंगी। फ्रांस ने और रशिया ने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हमें देने से मना कर दिया, लेकिन जर्मनी ओपनली अपनी सबमरीन बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है। तो ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स अगर ये सारी सबमरीन इंडिया सक्सेसफुली जर्मन टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया में बना लेता है, तो आगे आने वाले समय में शायद सबमरीन टेक्नोलॉजी में हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर अगली न्यूज ये है
कि भाई 508 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के अंदर फ्री हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग से, ये मिनिस्ट्री की रिपोर्ट बोलती है। मैनुअल स्कैवेंजिंग दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके अक्सर कर आप कह लो सेग्रीगेटेड डाटा आता रहता है। जैसे कि अगर आप देखो अभी रिसेंटली यूनियन सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने ये बोला कि देश की 766 डिस्ट्रिक्ट में से 508 आर फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब इस बात को लेकर पॉलिटिक्स होने लगी। अपोजिशन ये पूछ रहा है कि भैया पिछले कई सालों से मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके जो भी रिपोर्ट आप पब्लिश कर रहे हो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि देश इज फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब आप बोल रहे हो कि केवल 508 डिस्ट्रिक्ट फ्री हैं, बाकी फ्री नहीं है। तो यहां पे जो बुकलेट रिलीज की है मिनिस्ट्री ने, उसमें जो डाटा रिवील हुआ है तो उसमें अचीवमेंट्स दिखाए गए 9 ईयर्स ऑफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के। अब देखिए क्या होता है कि पिछले 2 सालों में जब भी पार्लियामेंट में सेशन हुआ मिनिस्ट्री ने यही बोला कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को हमने खत्म कर दिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यह भी बोला है कि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को अलग कंसीडर करते हैं और हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स को अलग कंसीडर करते हैं। और पिछले कुछ सालों में जो मौतें हुई हैं यहाँ पे ओवरऑल ये मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड, वो सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करते वक्त हुई हैं। फिर सरकार का यह भी बोलना है कि भैया 2018 तक देश के सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। लगभग 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इंडिया के अंदर और उन मैनुअल स्कैवेंजर्स को अलग अलग प्रकार के स्कीम बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। जैसे कि इन मैनुअल स्कैवेंजर्स को 40,000 रुपये वन टाइम कैश पे आउट दिया गया है। इसमें से 22,000 लोगों को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ एसोसिएट किया गया। अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज लोन्स की प्रोवाइड की गई हैं ताकि इनको कुछ अल्टरनेटिव बेनिफिट मिले। इनफैक्ट अगर आप बता दूं तो मैनुअल स्कैवेंजर्स के रिक्यूपरेशन के लिए नमस्ते नाम की स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें 100% मैकेनाइजेशन किया जाएगा सीवर वर्क का। और यूनियन बजट 2023-24 में 100 करोड़ रुपया भी एलोकेट किया गया है इस पर्टिकुलर नमस्ते स्कीम को। तो नमस्ते स्कीम यूनियन बजट 2023-24 इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन कि जब मैनुअल स्कैवेंजिंग आप पिछले साल कई सालों से रिपोर्ट कर रहे हो कि खत्म हो गई हो, तो आप कैसे आप कह रहे हो कि 508 डिस्ट्रिक्ट में ही खत्म हुई है। तो सरकार का ये लॉजिक है कि देखिए हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म कर दी थी, हमने सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स को आइडेंटिफाई किया और उनको अल्टरनेटिव एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाई। उसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी मर्जी से अगर कहीं मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पुराने मैनुअल स्कैवेंजर्स सारे हटा दिए गए थे, लेकिन नए कुछ मैनुअल स्कैवेंजर्स लगातार जाके इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि उनके साथ कनेक्ट करे, उनको यहाँ पे इंसेंटिव्स दे, उनको रिहेबिलिटेट करें। ठीक है। फिर अगला, डॉक्टर्स मस्ट स्ट्रिक्टली कॉम्प्लाई विद लॉ ऑन रिपोर्टिंग पॉक्सो ऑफेंसेस, कर्नाटका हाईकोर्ट। अब दोस्तों हुआ क्या है, यहां पे कर्नाटका के अंदर एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट हुई, वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद उसने एक दवाई खा ली, इससे हो यह गया कि अबॉर्शन तो हो गया लेकिन सीवियर ब्लीडिंग होने लगी। तो डॉक्टर चंद्रशेखर को यह केस रेफर हुआ। डॉक्टर चंद्रशेखर के सामने जब उस लड़की को लेके आया गया तो उस लड़की ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सबमिट किया कि वो 18 साल 3 महीने की है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने उसको ट्रीट किया। बाद में ओवरऑल एक कंप्लेन ये निकल के आई कि उस पर्टिकुलर लड़की की एक्चुअल एज तो 12 साल थी केवल। मतलब उसने अपने आप को जब हॉस्पिटल में ट्रीट करवाया तो उसकी एज लिखवाई गई थी 18 साल 3 महीने। लेकिन बाद में पॉक्सो के अंदर कंप्लेन आई तो यह बताया गया कि जब वो लड़की 12 साल 11 महीने की थी तब उस पर्टिकुलर लड़की को उसके 21 साल के बॉयफ्रेंड द्वारा इंप्रेग्नेट किया गया और फिर अबॉर्शन के लिए फोर्स किया गया। तो इस कंटेक्स्ट में इस पर्टिकुलर डॉक्टर के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुमने पॉक्सो के प्रोविजंस को वॉयलेट किया है। पॉक्सो के प्रोविजंस के अंदर हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए यह मैंडेटरी होता है कि अगर कोई नाबालिग बच्ची उनके पास आती है किसी इसी प्रकार के इलाज के लिए तो सरकार को रिपोर्ट करना जरूरी है। तो यहां पे डॉक्टर चंद्रशेखर ने रिपोर्ट किया नहीं, तो इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है तुमने पॉक्सो के एक्ट को वॉयलेट किया है। डॉक्टर चंद्रशेखर साहब ने कर्नाटका हाईकोर्ट में अपील डाल दी। बोला कि साहब मेरी क्या गलती है, मेरे को तो बताया गया कि लड़की 18 साल की है और मुझे देख के लगा 18 साल की है। लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट के जज ने बोला है कि आप एक ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट है और एक ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर लड़की को देख के बता सकता है कि वो 18 साल की है या 13 साल की। मतलब इस 18 साल की लड़की का ट्रीटमेंट आपने किया, ये जब नाबालिग थी तब प्रेग्नेंट हुई थी, इसके साथ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हुए, तो ये पॉक्सो का केस बनता है और आपने इस पॉक्सो के केस को पुलिस को रेफर नहीं किया। तो आपका ये जो पॉइंट है कि आप ये जान नहीं पाए कि 18 की है या 13 की है, हम इसको नहीं मानेंगे। एज अ ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर पेशेंट की एज कितनी, कम से कम ये तो आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हो कि 13 साल और 18 साल की लड़की में कितना फर्क है। तो इस बात पे लेके यहाँ पे डॉक्टर साहब को सजा दी जा रही है पॉक्सो एक्ट के अंदर कि जो मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी होती है हॉस्पिटल स्टाफ को यहाँ पे नहीं की गई।
फिर भाई खेरसौन में एक डैम उड़ा दिया गया है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस डैम का नाम है खाकोवका डैम। खाकोवका डैम और उसके साथ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो कि दिनिप्रो नदी पे लोकेटेड है, ये उड़ा दिया गया। अब इस पर्टिकुलर डैम के टूटने से यूक्रेन और रशिया दोनों को नुकसान है। यूक्रेन और रशिया दोनों के मतलब कंट्रोल में जो टेरिटरी है वहां पे पानी भर गया है, फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई है। हुआ क्या है कि बेसिकली जो रशियन कंट्रोल इलाका है वहां पे 22,000 लोगों के घर और उसके आसपास के इलाके डूब गए, और जो यूक्रेनियन कंट्रोल इलाका है वहां पे 16,000 लोगों के घर वगैरह वो पानी के अंदर आ गए। सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इस पर्टिकुलर डैम के टूटने से दोनों पार्टीज को नुकसान है। इस डैम के टूटने से यूक्रेन को नुकसान यह है कि वो अपना काउंटर ऑफेंसिव प्रॉपर तरीके से रशिया के अगेंस्ट नहीं लॉन्च कर पाएंगे। अब क्या है कि पूरी की पूरी ये जो डिनिप्रो नदी है इसको पार करना पड़ेगा यूक्रेन की फोर्सेस को रशिया के ऊपर काउंटर अटैक लॉन्च करने के लिए। और रशिया को यहां पे नुकसान क्या है कि भाई जो क्रीमिया का इलाका है, क्रीमिया के इलाके में पानी इस पर्टिकुलर खाकोवका डैम से जाता था, तो वो पानी की सप्लाई क्रीमियम इलाके में कम हो सकती है, तो कुछ वाटर प्रॉब्लम्स रशिया को फेल करनी पड़ सकती है क्रीमिया में। तो दोनों ही पार्टीज को यहां पे इस पर्टिकुलर डैम के टूटने से नुकसान है। तो सवाल ये उठता है कि इस डैम को आखिरकार तोड़ा किसने, इसको आखिरकार ब्लास्ट किसने किया, तो ये क्वेश्चन यहां पे उठाया जा रहा है। तो यूक्रेन तो साफ साफ बोल रहा है कि रशिया ने इस पर्टिकुलर डैम को तोड़ दिया, क्योंकि रशिया यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव को रोकना चाहता है, लेकिन रशिया बोल रहा है कि हमें खुद ही नुकसान है इस पर्टिकुलर डैम को तोड़ने से, हम इसको क्यों तोड़ेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो ओवरऑल पर्टिकुलर खाकोवका डैम है आपका, ठीक है ना, इसके टूटने से दोनों इलाके अफेक्ट हुए। खेरसौन नाम की प्रोविंस में ये आता है, और ओवरऑल इस पर्टिकुलर डैम के टूटने से पानी एक्सेस हो गया है, तो ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम्स भी यहाँ पे ओवरऑल इस डैम के ओवरफ्लो से अफेक्ट हो सकते हैं। 16 महीने हो चुके हैं इस पर्टिकुलर यूक्रेन रशिया की जंग के, और कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई इसका एंड रिजल्ट निकल के आ नहीं रहा। फाइनली आ जाते हैं दोस्तों एडिटोरियल्स के ऊपर। एडिटोरियल्स में ज़्यादा कुछ आज है नहीं। एक आर्टिकल आप ये जो कह लो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इसके फाइनल को लेके है। 2021 में केन विलियमसन की न्यूजीलैंड से इंडिया हार गया था। फाइनली इंडिया को आज वेडनेसडे को पर्टिकुलर मैच शुरू हो रहा है लंदन में, ठीक है ना, लंदन के ओवल में हो रहा है शायद, एक बार देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टीमें लड़ेंगी, ठीक है ना, लेट्स सी यहाँ पे कौन जीतता है। तो आप कह लो कि हाँ भाई, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2013 के बाद से इंडिया ने आईसीसी का कोई इवेंट नहीं जीता है, तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगर इंडिया जीत लेता है तो कम से कम कोई आईसीसी इवेंट पिछले आप कह लो 8 से 9 सालों में इंडिया जीतेगा। लेट्स सी यहाँ कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, कौन सा प्लेयर रिटायर्ड है, कौन सा प्लेयर है प्रेजेंट, इसके रिस्पेक्ट में एक दो इन्फॉर्मेशन है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भाई मणिपुर के वायलेंस को लेकर यहाँ पे फिर से एक आर्टिकल है। इस पर्टिकुलर मणिपुर के वायलेंस में 100 लोगों की जान गई है, 35,000 लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुके हैं। ओवरऑल कम्युनिटी का जो डिस्ट्रस्ट है एक दूसरे की तरफ ये खुल के यहाँ पे सामने आ रहा है। और खास बात दोस्तों ये है कि ये वायलेंस जारी है, डिस्ट्रस्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इस बात के बावजूद कि यूनियन होम मिनिस्टर यहाँ पे गश्त मार चुके हैं। 18% लूटेड वेपन्स वापस आ चुके हैं, लेकिन 82% लूटेड वेपन्स अभी भी मार्केट में घूम रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पीस लाने की जरूरत है, मेती और कुकी कम्युनिटीज के बीच में एक हार्मोनी लाने की जरूरत है। वो हार्मोनी भाई यहाँ पे आती हुई नजर आ नहीं रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक सिक्योरिटी ग्रिड बना दी है, बफर एरियाज बना दिए हैं इम्फाल वैली और ऑर्जनिंग हिल एरियाज के बीच में। लेकिन देखिए, आप ओवरऑल आर्मी को डिप्लॉय करके वायलेंस को रोक रहे हो, ये स्टेप लॉन्ग टर्म में कैसे भी सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। यहाँ पे कम्युनिटीज के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, एक फ्रेटर्निटी की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से कब तक आर्मी को डिप्लॉय करके कुकी और मोती लोगों को आपस में लड़ने से आप रोकोगे, ठीक है ना। कुकी लोगों का बोलना है कि मैतीस को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं मिल सकता, क्या पूरे स्टेट को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दोगे। मेती लोगों का यह बोलना है कि हमें हिल में जमीन नहीं खरीदने दी जाती, हमारी वैली में आके कुकी लोग कोई भी जमीन खरीदते हैं। फिर ये कुकी लोग यहाँ पे अफीम की खेती कर रहे हैं। तो बहुत से यहाँ पे इशू हैं जिन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। जो एक्रिमोनी है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गई है, और रूलिंग पार्टी के एमएलए दोनों तरफ से आप कह लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है, तो उनको यहाँ पे टॉर्च बेरर की तरह काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, वगैरह वगैरह ये बातें यहाँ पे करी गई हैं। फिर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर क्या बोल रहे हैं, अमर पटनायक साहब का आर्टिकल है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, उड़ीसा से, फॉर्मर कैग ब्यूरोक्रेट और एडवोकेट रह चुके हैं। देखिए मैं सिर्फ क्रक्स बताऊंगा। क्रक्स दोस्तों यहाँ पे ये है कि .com बबल बस्ट के बाद टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस दुनिया में बहुत ज्यादा हो चुका है, और पॉलिटी और गवर्नेंस के फंडामेंटल नोशंस को यहाँ पे टेक्नोलॉजी ने बदल के रख दिया। आज की डेट में दोस्तों
नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट एक टेरिटोरियली बाउंडेड सोवरेन पॉलिटी है जहां पे ओवरऑल एक देश की सरकार गवर्नेंस करती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। लेकिन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के आधार पर आज की डेट में साइबर वॉर्स नहीं लड़े जाते। एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में देश की सरकार फिजिकल एग्रेशन और इन्वेजन के अगेंस्ट और सेवरल एक्सटर्नैलिटीज के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन एक एक्सटर्नैलिटी है जिसको आप बोलते हो साइबर अटैक, इसके अगेंस्ट आप अपनी आर्मी के बेसिस पे नहीं लड़ सकते। वेब 3 के कंसेप्ट के आने के बाद मैसिव पीयर टू पीयर नेटवर्क्स, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, इसने हर तरीके के एक्टर को, चाहे वो स्टेट हो, किसी देश की सरकार हो या फिर नॉन स्टेट एक्टर हो, इतनी पावर दे दी है कि ये लोग ट्रेड को, कॉमर्स को, हेल्थ को, एजुकेशन को, सबको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इन पर्टिकुलर फैक्टर्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल जुडिशियल स्कोप भी नहीं है। अब रशिया के अंदर कोई साइबर हैकिंग ग्रुप बैठा है, ठीक है ना, यूएस के अंदर बैठा है, पाकिस्तान के ऊपर बैठा है, उसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट की नहीं चलेगी, हमारी पुलिस की नहीं चलेगी, हमारी देश की सरकार की नहीं चलेगी। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना आरबीआई के लिए कितना मुश्किल हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। तो भाई ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए कोई बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हाई टेक्नोलॉजी के एरा में इन सब चीजों के साथ टैकल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। और आज की डेट में बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस कितने ताकतवर हैं इस बात से पता चलता है कि अगर आप 5 सबसे बड़ी अमेरिकन टेक कंपनीज गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखो तो भैया इनकी वैल्यूएशन $4.1 ट्रिलियन है, जो कि जर्मनी की जीडीपी से ज्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि भाई देखिए, जरूरी है कि इंडिया के अंदर डाटा रेगुलेशन की एक अप्रोच को प्रॉपर तरीके से लेके आया जाए, ठीक है ना भाई। डाटा मतलब हमारे यहाँ पे प्रॉपर डाटा लॉ होना चाहिए जिसमें आप कह लो रेगुलेशन, प्राइवेसी, ज्यूरिसडिक्शन, सोवरेनिटी सबके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। तो इंडिया नीड्स अ डाटा ट्रांसफर एंड डाटा प्राइवेसी लॉ, और एक अच्छे डाटा प्राइवेसी लॉ। लेकिन इस डाटा प्राइवेसी लॉ से अकेले से नहीं होगा, यहाँ पे इंटरनेशनली एक ग्लोबल प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन होना चाहिए, ऐसा आर्किटेक्चर होना चाहिए जो कि दुनिया भर की कंट्रीज एस्पाउस करें। इस आर्किटेक्चर के बेसिस पे अगर किसी इंडियन एसेट के अगेंस्ट यूएस में अटैक हो रहा होगा तो यूएस अथॉरिटीज इंडिया की मदद करेंगी उसको टैकल करने के लिए। सिमिलरली यूएस का एसेट के ऊपर इंडिया के अंदर अटैक हो रहा होगा तो इंडियन अथॉरिटीज मदद करेंगी। इसके लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने G20 के इवेंट में वर्चुअल प्राइवेट डिजिटल एसेट्स को मॉनिटर करने के लिए ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड अप्रोच और रेगुलेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स के ऊपर यहां पे स्टेटमेंट भी दिया। अब दुनिया भर की कंट्रीज उसके साथ एक्सेप्ट करें ना करें वो एक अलग बात है। तो G20 की लीडरशिप है इंडिया के पास, ये बेस्ट टाइम है कि हम दुनिया भर की कंट्रीज को ये बोलें कि भाई हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा एक रेगुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए भी और ऑनलाइन साइबर मॉनिटरिंग के लिए भी लेके आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ पटनायक साहब यहां पे बोल रहे हैं। और फिर सिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन टू स्टेट्स, देखिए G20 फोरम यहां पे चल रहा है। इंडिया मल्टीपल एनर्जी पाथवेज की बात कर रहा है, डाइवर्स कंटेक्स्ट, डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरीज की बात कर रहा है। अब बेसिकली हम अपने डोमेस्टिक एनर्जी ट्रांजैक्शन, ग्लोबल क्लाइमेट प्लेजेस और इंटरनेशनल एनर्जी प्लेजेस को फुलफिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या इंडिया के स्टेट्स किस हद तक ओवरऑल इन्वॉल्व होंगे यहां पे हमारे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के लिए। देखिए अगर आप देखो 2030 तक 50% नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इंडिया ले आएगा, ठीक है। नेट जीरो एमिशंस हम 2070 तक कर लेंगे। इसके साथ साथ हमारे नेशनल लेवल पे कुछ डोमेस्टिक एनर्जी टारगेट्स भी हैं। अब इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए स्टेट क्रिटिकल एक्टर्स हो जाते हैं। इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन में स्टेट क्रिटिकल एक्टर्स हैं। एक मल्टी टायर गवर्नेंस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन और यूजेज की हम यहां पे बातचीत कर रहे हैं। एक इफेक्टिव ट्रांजिशन के लिए केंद्र की सरकार को राज्य की सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। बिना राज्य की सरकारों को इंसेंटिव स्ट्रक्चर दिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज उनकी डेवलप किए, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इंडिया के एनर्जी टारगेट्स को फुलफिल करने में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। 2022 तक जो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की हमारी कोशिश थी उसमें राज्यों का एक बहुत बड़ा रोल था। अब अगर आप देखो तो केवल गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान अपने इंडिविजुअल टारगेट्स को मीट कर पाए, बाकी स्टेट्स नहीं मीट कर पाए। तो बाकी स्टेट्स इस टारगेट्स को मीट कर पाए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक टेक्नो इकोनॉमिक डिस्कोर्स बनाना जरूरी है, एक स्टेट लेवल पे फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है ताकि स्टेट्स प्लान को समझ पाए, उस पर एक्शन ले पाए, उनको फाइनेंशियल मदद मिल पाए केंद्र की सरकार की तरफ से, वो अपने ट्रांजिशन को एक्सपेडिट कर पाए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ओवरऑल हम अपने डाइवर्स एनर्जी पाथवेज, मल्टीपल एनर्जी टारगेट्स और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा ब्रीफ मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स इसमें दिखे हैं नहीं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको मजा आया उस लेक्चर को सुनने में। मैं ओवरऑल काम की सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं।
और सिर्फ काम की चीज़ों को कंसंट्रेटेड तरीके से और कोऑर्डिनेट तरीके से बताने के लिए मैं जल्दी कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल हो चुकी है। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और एक और बात दोस्तों, harshitdvedi.com www.harshitdvedi.com पे जाइए। अब जो भी कोर्सेज मैं लॉन्च करूंगा आप उसको सीधे सीधे कंप्यूटर पे भी एक्सेस कर सकते हैं, वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वहां पे कोर्स पे लेटेस्ट अपलोड्स को चेक कर सकते हैं। तो सब कुछ अब आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें, अपने ऐप नहीं इंस्टॉल कर रखी है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए।